बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूँ राजा नदीम। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और भारत की सिचुएशन के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने माजी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, सरमायाकारी की है हिंदुस्तान के अंदर, मगर नतीजातन अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने एतमाद जो है वो भारत की निस्बत पाकिस्तान के साथ जो है वो ज़ाहिर किया है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दुनिया भर की नज़र में इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान की तमाम तर सरमायाकारी जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ी साहब, तज्ज़िया निगार। उनसे हम बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या ख्याल है। जी रफ़ी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त से हमें नवाजा। रफ़ी साहब, बताइएगा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से आप क्या कहते हैं कि मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान आपस में क्या हाथ मिला पाएंगे? जी वालेकुम सलाम, आपका भी और नाजरीन का भी। देखें, बात इतनी सी है कि अगर इसको थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था। जो बांग्लादेश के साथ किया था वो आज अब अफगानिस्तान के साथ वो करना चाह रहा है। उनके साथ घुलना मिलना, उनकी ज़बान, उनके तौर तरीके सब कुछ सीखने के बाद फिर उसी तरह बांग्लादेश को जो आज हाल किया गया है वही हाल अपना ये अफगानिस्तान के साथ करना चाहते हैं। और फिर अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाकर फिर ये पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमें, या तो मुझे इतना हो कि हाँ मुझे अफगानी आती हो तो मैं अपना अफगानियों को बताऊं कि देखो ये होने वाला है तुम्हारे साथ। उस वक्त बंगालियों को बताने वाला कोई था नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन अब अगर कोई है जो उनको अफगानी में बता सके कि देखो ये पहले बांग्लादेश के साथ इन्होंने किया था, जो आज भी अपना क्या कहते हैं बांग्लादेश में बड़ी बड़ी पोस्टों पे यही लोग बैठे हुए, सब यही लोग बैठे हुए, और वही चीज अफगानियों के साथ ये करना चाह रहे हैं। देखें, अगर छोटे से अगर सेंस हो इंसान के अंदर तो ये सोचे कि ये लोग भागे क्यों थे, तालिबान के आते ही क्यों भागे थे। सबके सब सारे इन्होंने कॉन्सुलेट बंद कर दिए, वहां से निकल गए सब, और इतनी तेज भागे कि कोई मौका ही नहीं दिया कि उनसे जाके कोई बात कर सके, या क्योंकि इनके दिल में डर था, खौफ था कि हमने जो आज तक जुल्म ढाए हैं अफगानिस्तान में, लोगों को मारा है, इनके साथ मिलकर अपने आप को अफगानी बताकर जो इन्होंने बच्चों को स्लॉट किया है, और वहां से ये लोग हमारे पाकिस्तान में घुसकर हमारे ही बच्चों को मार रहे हैं। मुझे तो वो दिन आज तक नहीं भूलता कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बच्चों को मारा इन लोगों ने, मैंने कई बार अपना ईमेल किया ISPR को और ये बताया भी है कि खुदा के वास्ते सिर्फ एक घंटे के लिए उन दरिंदों को जो पाकिस्तान में स्पाई बन के घुसे थे, कुलभूषण यादव, उनको एक घंटे के लिए उन माओ के हवाले कर दें ताकि उनको सुकून आ जाए, उनको चैन आ जाए कि हाँ इस बंदे को हमने मारा क्योंकि इसकी वजह से हमारे बच्चे मरे। देखें, बात वही आ जाती है कि इसके अंदर मफाद क्या है, इंडिया का मफाद क्या है। ना अफगानिस्तान में सैटेलाइट है, ना अफगानिस्तान में कोई ऐसी बड़ी मादनियात है जिसकी वजह से इंडिया उधर घुस रहा है। 35 कॉन्सुलेट कोई मजाक नहीं होती। अपने यूके के अंदर इनकी सिर्फ 3 कॉन्सुलेट है, या एक बर्मिंघम में है, एक लंदन में है, और एक अपना ग्लासगो में। तो फिर अफगानिस्तान में तो कुछ ऐसा है नहीं कि जहां इनको फायदा हो या इनको बहुत ज्यादा अपना कुछ चीज मिल रही हो। इनको सिर्फ पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए ये अफगानिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ यही है कि हमने इनका बांग्लादेश एक बाजू काट दिया, और इन्होंने बलूचिस्तान में जो इन्होंने हरकतें की है पाकिस्तानी आर्मी का ड्रेस पहनकर और अवाम को मारा है, ये बता के कि आर्मी अपना कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये अफगानिस्तान के थ्रू और मजीद पाकिस्तान को सिर्फ इंगेज करना चाह रहे हैं, सिर्फ इंगेज इस तरह के हम ये कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं या लोगों को अंदर भेज रहे हैं ताकि पाकिस्तान एक ही बत्ती पे चलता रहे, कि बस एक ही लाइन पे चलना है कि इनसे हम कैसे छुटकारा हासिल करें। ना एजुकेशन मिलने वाली है बच्चों को, ना बच्चों का मुस्तकबिल बनने वाला है, ना वो बच्चे, हम उन बच्चों को देंगे क्या फ्यूचर में? हम यही देंगे कि इंडिया हमें मार रहा है या इंडिया हमें डरा रहा है। इंडिया अपने ही लोगों को मारकर, पुलवामा में जो अपने लोगों को इन्होंने मारा था, तो उसकी रिकॉर्डिंग पता नहीं मेरे पास है या नहीं, मैं निकाल लूंगा। उसके अंदर साफ वो बंदा कह रहा है कि सर जी, जो आर्मी होती है मरने के लिए होती है,
तो अगर मर गई तो कोई वो नहीं है जी। तो उनको अपनी आर्मी का नहीं, हमें अपनी आर्मी का बहुत हुआ है कि हमारे एक एक बंदा हमारा आर्मी का वो इन 35 लोगों के ऊपर भारी होता है। तो बात यह है कि ये इसलिए जा रहे हैं दोबारा कि हाथ मिलाएं, उनको अपने शीशे में उतारें, और उतारने के बाद इन्होंने जो बांग्लादेश में हाल किया हुआ है, जितनी भी बड़ी बड़ी हुकूमत की पोस्टें हैं सब जगह ये लोग बैठे हुए, उसी तरह इन्होंने बेवकूफ़ बनाना है तालिबान को और बनाकर उनके ऊपर बैठ जाना है, उनको अयाशियों के उसमें लगा देना है, उनको जो उनसे हो सकता है। आज देख लें इंडिया कहाँ है, इंडिया रियाद में बैठा हुआ है, अपना सिनेमा लेके बैठा हुआ है, जो खाना वहां खुला हुआ है। एक हमारी अपनी इस्लामी कंट्रीज ही अपना क्या कहते हैं सेव नहीं है, तो इस अफगानिस्तान का हम क्या करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको चाहिए कि वो किसी भी तरह अपना तालिबान को ये बताएं कि देखें अगर आपने इनसे हाथ मिला लिया तो ये आपको भी बर्बाद कर देंगे बांग्लादेश की तरह। बांग्लादेश में अगर ये आज निकल जाए, बांग्लादेश कुछ भी नहीं है, वो तो इसको स्टेबल किया हुआ है। जिस तरह इसाकदार ने अपना पाकिस्तान की करेंसी को स्टेबल किया हुआ था और अवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डाला जा रहा था कि महंगाई क्या हो रही है, वो पीछे से पैसा लाके उसी महंगाई को कन्वर्ट कर रहे थे। आज इमरान खान क्या कर रहा है, इमरान खान जो आप टैक्स दे रहे हैं उससे वो कर्जा उतार रहे हैं जो ये लोग दे के चले गए। खैर मैं टू द पॉइंट पे आऊंगा कि अफगानिस्तान जो है तालिबान उनको चाहिए कि वो एक मीटिंग करे पाकिस्तान के साथ बैठ के कि हम इनसे जान कैसे छुड़वा सकते हैं। थैंक यू। सही। रफ़ी साहब काइंडली ये बताइएगा कि जैसे कि हम इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए अगर बात करें कि हिंदुस्तान तो अफ़गानिस्तान को खूनखार नज़रों से देखता आया है, मगर इसी तरह दुनिया किन नज़रों से जो है वो अफ़गानिस्तान को देख रही है। चीन है, रशिया है, अमेरिका है, टर्की है, इन लोगों की, इन ममालिक की जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर किस तरह की नज़रें हैं? काइंडली इसके हवाले से। जी ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसके ऊपर एक चीज़ पहले वाजे कर दूं, अफगानिस्तान में कोई ऐसे मिनरल्स वगैरह नहीं है कि जो हर कंट्रीज के अंदर कूद रही है। यानी होता है ना, जैसे मुझे कोई शौक है कि मैं अपना ये खाना खा लूं या वो खा लूं, तो हर इंसान का एक शौक होता है कि यानी उसकी नीड होती है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए। देखिए इसमें चाइना है, रशिया है या अमेरिका है, इन लोगों को एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे ये अपनी एक्सरसाइज वगैरह नॉर्मली कर सकें, और इससे अच्छा खित्ता इनको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में ऑब्वियसली वहां पे पहाड़ है, अपना रेगिस्तान की तरह के वो है, अपना टीले हैं, और उनको बेसिकली देखें इसमें एक और चीज़ है, मैं एक और चीज़ को खुलासा करता चलूं कि अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया अफगानिस्तान में आए। उसकी वजह यह है कि पास में अगर आप चले जाएं तो पास में यही हुआ था कि रशिया चाहता था अफगानिस्तान में घुसना और उसको तबाह करके फिर वो साउथ में आता अपने हॉट वाटर के लिए, और अमेरिका ने यही उसी वक्त किया था जब पाकिस्तान जब अफगानिस्तान की जंग हो रही थी रशिया के साथ, तो अमेरिका ने भरपूर अपना असला दिया। देखें फ्री में कोई भी चीज नहीं देता, कोई भी एक पैसा नहीं देता। आजकल के दौर में क्या, पहले भी कोई नहीं देता, लेकिन उसका मफाद था कि अगर ये इधर हॉट वाटर पे आ गया तो ये हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और अभी अगर ये देखें कि इसमें रशिया का क्या फायदा है, अमेरिका का क्या फायदा है और चाइना का, तो चाइना और रशिया मिलकर अफगानिस्तान को टेक ओवर करना चाहते हैं ताकि ये किसी बुरे हाथों में ना जाए, उसको सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर रशिया का है कि भाई हम पहले जंग की थी, हार गए थे, लेकिन अब हम उसको चेंज करते हैं और हम उसको इस नज़रिए से लेके चलते हैं कि हम दोस्ताना तौर पर कोल्ड वार में हम इनको अपने साथ ले लेंगे। तो उनका फायदा यही होगा कि उनको हॉट वाटर मिल जाएगा और अफगानिस्तान एक बिल्ड कंट्री के उसमें शुमार हो जाएगा। नॉर्मल ये जैसे कंट्रियां बनती हैं इस तरह बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज तक ना अफगानिस्तान बना है, ना उसके अंदर कोई इतनी बड़ी सैटेलाइट्स हैं या कोई उसके अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं जो आज यानी कंपेयर अगर करें पाकिस्तान से करें या बांग्लादेश से करें या श्रीलंका से करें, वो उस तरह नहीं है कंट्री। लेकिन इसका मफाद सिर्फ ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया कूदे, इसलिए अमेरिका टांग अड़ा रहा है, और रशिया इसलिए आ रहा है कि उसको हॉट वाटर की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू। सही जी रफ़ी साहब, एक और बात हमें अपने नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि आलमी रसा इदारे आजकल ये खबर बता रहे
आजकल ये खबर बता रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम जैसे इलाके में भी जो पेट्रोल है उसकी किल्लत सामने आ रही है। काइंडली बताइएगा कि इसकी किल्लत की वजह क्या है। देखिए, अगर मैं फिर वही कहूँगा, अगर इंसान के पास सोच हो तो वो इन चीज़ों को, सिनारियो को समझ सकता है उसकी वजह क्या है। देखें, अगर किसी कंट्री को डीमोरलाइज किया जाता है तो उसकी इकोनॉमी पे ज़्यादा अपना वो किया जाता है कि किसी भी तरह इसकी इकोनॉमी को ख़राब किया जाए। हालांकि बरतानिया के पास इतना ऑयल है कि आपकी सोच होगी, लेकिन क्या है कि बिकॉज ऑफ ब्रेक्सिट जो हुआ था उसके अंदर यूके ईयू से बाहर आया, तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने उस वक्त हमें वो किया, लेट डाउन किया वर्ल्ड में, अब हम बताएंगे तुम्हें कि किस तरह हम तुम्हें लेट डाउन करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जगहसाही तो हो रही है यूके की, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन क्या है कि उन्होंने जितने भी ड्राइवर थे जो यूरोपियन यूनियन से आते थे, तो उनको उन्होंने एयरपोर्ट पे रोक दिया कि अब आप जब आएंगे तो वीजा लेके आए। जब ये बात हो रही थी तो अचानक क्या हुआ, मैंने पहले भी अपनी इस वीडियो से पहले बताया था कि कोरोना में किस चीज को फायदा हुआ और किसको लॉस हुआ। तो जैसे ही ब्रेक्सिट से बाहर आया, उसके फरवरी के अंदर ये एकदम अपना क्या कहते हैं, कोविड का मसला शुरू हो गया। अब जब कोविड का मसला शुरू हुआ है तो इन्होंने क्या किया कि वो ड्राइवरों को रोकना शुरू कर दिया आहिस्ता 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 आहिस्ता, और उनको इतना वो कर दिया कि अब तुम यूके जाओगे तो तुम्हें वीजा लेना पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम पहले फ्री जाते थे, फ्रीलांस। तो अब जब ये हुआ, उस वक्त कोविड के अंदर यूके ने एक शर्त रख दी कि अब जितने भी ड्राइवर आएंगे सब वीजा लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम पागल थोड़ी हैं कि हम ट्रक उठाएं और आपकी तरफ आए और पहले जाके वीजा लें, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, वी हैव टू गो फॉर फ्रीलांस। तो उसका फायदा फिर किसने उठाया? उसका फायदा उन्हीं लोगों ने उठाया जो इंग्लैंड को बर्बाद करना चाहते हैं, या इंग्लैंड को डीमोरलाइज करना चाहते हैं, या उसकी बदनामी पूरे वर्ल्ड में करना चाहते हैं। हालांकि पेट्रोल तो इतना है कि आपकी सोच होगी, लेकिन सिर्फ ड्राइवर की किल्लत यानी ड्राइवर की ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। और रही बात अपना जो पेट्रोल के अंदर, जाहिर बात है, देखें कहीं पे भी अगर पेट्रोल कम होता है या कोई भी चीज कमी हो जाती है तो उसके अंदर लोग अपने रेट बढ़ा देते हैं। हर किसी को अपना प्रॉफिट चाहिए होता है या मार्जिन चाहिए होता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने फौरन एक्शन लिया कि पहले, क्योंकि हम लोग कभी अगर अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराते हैं तो वो तकरीबन 70-65 में हो जाती है, फुल हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने फौरन ये अपना एक्शन लिया कि जितनी भी गाड़ियां हैं उनको 30 पाउंड से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि लोग भर भर के लेके भाग रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कल बिल्कुल भी ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये एक लाइन उन्होंने लगा दी कि 30 पाउंड, जहां आपका जो मीटर चल रहा है पेट्रोल पंप का, वो 30 पाउंड से अबव नहीं जाएगा। वो जैसी 30 क्रॉस करेगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो इससे क्या है कि हर किसी को एक अमाउंट के तहत उनको पेट्रोल मिल जाएगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। देखिए, ये चीज होती है जो बाहर की कंट्रीज वाले हैं, वो ये सोचते हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठे क्यों हैं, हम इस अवाम के लिए बैठे हैं। और वही मैं बात कहता रहा हूं कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें जो लोग बैठते हैं हमारे बड़े, उनको चाहिए कि वो फौरन एक्शन लेने की तदाबीरें किया करें। नहीं है तो गूगल खोलें, कोई भी ऐसी साइट खोलने की जहां पे उनको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देखें, इस वक्त अगर आपको दोस्त चाहिए जिंदगी में, अपना बहुत अच्छा दोस्त, वो है आपका गूगल। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है गूगल, क्योंकि मैं हर चीज उससे ले लेता हूँ और मैं अपनी जिंदगी की बहुत सी चीजों से शेयर भी कर लेता हूँ कि अगर ऐसा कोई मसला है तो क्या करना चाहिए, अगर ऐसी चीज हो तो क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने मुल्क में जैसे कोई भी सैलाब या जल्जला आ जाए, उसके लिए फौरन एक्शन होना चाहिए, फौरन एक्शन चाहिए। खैर, मैं आपसे ये कहूँगा कि यूके ने फिर भी अपने आप को अभी संभाल लिया है, और ये कि लोगों को फिर भी अभी तसल्ली बख्श अपना पेट्रोल आराम आराम से दिया जा रहा है। और थोड़े दिनों में ये भी इंशाल्लाह अभी सुनने में आ रहा है कि आर्मी आने वाली है, तो आर्मी के आते ही फिर वही नॉर्मल हो जाएगा पेट्रोल मिलना लोगों को, जितना चाहिए आप ले सकते हैं। थैंक यू जी। रफ़ी साहब, काइंडली एक और चीज़ से हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा अपने नाजरीन को भी इसके साथ, कि कहा जाता है कि बच्चों में सीखने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो एक 4 साल का छोटा बच्चा है उसके बारे में बताइएगा कि उसके अंदर कितनी सलाहियत होती है कि वो काम को सीख सकता है।
देखिए, दुनिया में चाहे कोई भी लड़की या लड़का, 4 साल का बच्चा जो होता है ना, सही। उसका जो माइंड होता है, जो ब्रेन होता है, वो ग्रोथ के ऊपर होता है। और वो ग्रोथ करते 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 कहाँ जाता है, तकरीबन 16 या 17 साल की उम्र तक जाके वो सही। फिर स्टॉप हो जाता है। मैं इसको तस्बीह दूंगा इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब उन लीडरों के लिए अभी नए हैं, उस अवाम के लिए नए हैं जो अभी 4 साल ही हुए। अभी आप उसको काम करने देंगे तो वो आगे बढ़ेगा, अगर आप उसकी टांगे खींचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जो आज तक इमरान खान ने किया है वो सबको पता है। एक बात है कि इमरान खान झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, महंगाई हो रही है, आज 172 का डॉलर हो गया, तो इसकी वजह क्या है? अगर इमरान खान को झूठ बोलना हो तो सबसे पहले पता है क्या करेगा? वो सबसे पहले ये कहेगा कि ठीक है अमेरिका, प्लीज हमें थोड़ा सा कर्जा और दे, और उस कर्जे से वो पेट्रोल के अंदर कमी लाकर या डॉलर में कमी लाकर, यानी 172 से लेके वो 52 पे भी ला सकता है, 60 पे भी ला सकता है, 70 पे भी ला सकता है। तो वो इस तरह उसको अवाम में दे देगा। देखिए, हम हमेशा बड़े कहते हैं कि आज का खाया कल काम आता है। तो आज अगर मुसीबत उठा लोगे, जो कि आपके नवाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार ने मिलकर आपको बेवकूफ बनाया, पागल बनाया कि हम तो स्टेबिलिटी में चल रहे हैं, 123 का, 120 का, 117 या 110 का पाउंड चल रहा है, तो वो सब एक दिखावा था, बिल्कुल एक टोटली दिखावा था, इररेलेवेंट अपना क्या कहते हैं चीजें थी सारी की सारी। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए कि इमरान खान आपकी फलाह और बहबूद के लिए और इस मुल्क के लिए कर्जा नहीं ले रहा, और कर्जा नहीं ले रहा, जितना लेना था ले लिया, अब उसको वापस रिटर्न हो रहा है। तो इंशाल्लाह देखिए, मेरी सोच के हिसाब से एक वक्त आएगा कि 4.5 रुपए का लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा इस पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 4.5 रुपए का लीटर, मैं आज कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये 20 साल में होगा या 15 साल में होगा या 10 साल में होगा, लेकिन 4.5 रुपए का 1 लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा। मगर आपको उम्मीद ये है कि अगर इमरान खान साहब रहे तो यकीनी तौर पे ये 3 या 4 तक मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, मैं उनकी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मैं अपने मुल्क की मफाद के लिए खड़ा हूं। मेरा नजरिया सिर्फ अपने मुल्क को अच्छा करना है। अगर आज इमरान खान कोई भी चीज गलत करते हैं तो मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं उनके लिए कमेंट गलत करूं कि नहीं इन्होंने गलत किया है, या कोई भी कमेंट पास करूं। मसला ये है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क के लिए इस वक्त कौन खड़ा हुआ है, और ये वही शख्स है, ये वही इमरान खान है कि जो अपना अमेरिका में जाके सुना के आया कि देखो, क्योंकि ना आज तक नवाज शरीफ साहब ने अपना कश्मीर के बारे में कोई अल्फाज कहे, ना उनकी टीम ने कहे, ये सिर्फ इमरान खान ने जो करके आए कश्मीर के लिए कि हाँ भाई कश्मीर को एक अलग, और आज भी वो उसी पे ही अटे हुए काम करने के लिए। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस दिन कश्मीर आजाद हो जाता है, जिस दिन जब 20 साल 10 साल में आजाद हो जाता है, इमरान खान अगर हुआ उस वक्त तो वो खुद कहेगा कि ठीक है आप एक अपनी अलग रियासत बना लें। ये ऑप्शन देंगे इमरान खान साहब, लेकिन उस वक्त के जो भी होंगे कश्मीर के, वो अगर मर्ज करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर तो वो एक पाकिस्तान बन जाएगा, और अगर नहीं मर्ज करना चाहते तो उनकी मर्जी है। वैसे तो अगर देखा जाए तो कश्मीर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में रह रहा है। कश्मीर में आप जाके दुकान नहीं खरीद सकते, कारोबार आप नहीं कर सकते, आप यानी पाकिस्तानी होने के बावजूद आपको राइट नहीं है कि आप कश्मीर में जाके अपना दुकान ले लें, कारोबार कर लें या घर खरीदने, नहीं है। लेकिन जितने भी कश्मीर के रहने वाले हैं वो आप आज पूरे पाकिस्तान में हैं, वो घर भी खरीद रहे हैं, वो अपना दुकानें भी खरीद रहे हैं, वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं। तो ये हमारे भाई हैं, इनको ज़ाहिर है अगर हम लेके चल रहे हैं तो कल इन्होंने भी यही देखना होगा कि इस पाकिस्तान के साथ हमने इतने साल गुजारे और आगे हमने क्या करना है, वो उस वक्त के टाइम के हिसाब से जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं फिर वहीं पे आता हूँ कि एक 4 साल के बच्चे का गुनाह कम होता है बनिस्बत 20 साल के बंदे का गुनाह ज्यादा होता है। जो लोग 10 साल या 15 साल हुकूमत में रह के चले गए, लोग इस बात को सोचें कि उन लोगों ने क्या किया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क को कहाँ लेके आके खड़े हो गए, कितना कर्जा, क्या जरदारी ने नहीं लिया, क्या नवाज शरीफ ने नहीं लिया, दोनों ने लिए। लेकिन अगर
कर्जा लिया गया था वो सिर्फ एक खजाने को, अपने पाकिस्तान के खजाने को स्टेबिलिटी में लाने के लिए किया गया था, वरना तो आप पाकिस्तान तो आपका वैसे ही बैंकक्रप्ट हो गया था। अगर ये बैंकक्रप्ट हो जाता तो फलस्तीन में और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं रहता, वो बिल्कुल सेम एक ही कैटेगरी में आ जाते। जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, जो 4 साल की गवर्नमेंट है, इसके अंदर अभी ग्रोथ की सलाहियत मौजूद है बनिस्बत जो 20 साल से पहले हुक्मरान रह चुके हैं उनकी निस्बत, यानी इनमें ग्रोथ अभी है। देखिए ये तो साफ जाहिर है, सबको पता चल रहा है, लेकिन जो एंटी इमरान खान है वो तो जाहिर बात है मजाक उड़ाएंगे। हर इंसान जब किसी को पसंद नहीं करता उसका मजाक उड़ाता है, कोई भी बच्चा भी हो वो भी मजाक उड़ाता है क्योंकि पसंद नहीं है ना, बात ये। लेकिन उनके अंदर तालीम नहीं है, उनके अंदर एजुकेशन नहीं है। लेक ऑफ एजुकेशन इंसान को बर्बाद कर देता है, लेक ऑफ एजुकेशन इंसान को गुर्बत की लकीर से नीचे ले आता है। ये तो शुक्र करें पाकिस्तान के रहने वाले कि उनको एक एजुकेटेड बंदा मिला है, एक पढ़ा लिखा बंदा मिला है। अगर आज उसकी ये कदर नहीं कर रहे तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह लाठी लेके नहीं आएगा इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए लाठी लेके नहीं आएगा। और जिनके अंदर सब्र है वो देखेंगे कि ये ही इमरान खान इस पाकिस्तान को कहाँ पे लेके जाता है। आज लोग बातें करते हैं कि ये यहूदी एजेंट है, ये है वो है। अरे उससे कोई पूछे कि वो अपने बच्चों को छोड़ के तुम लोगों के लिए लगा हुआ है, तुम लोगों के लिए कर रहा है जो कुछ कर रहा है ना। उसकी बाहर कोई जायदाद है, ठीक है, अगर वो पाकिस्तान में है उसकी जायदाद तो वो नवाज शरीफ ने दी थी क्योंकि जाहिर बात है वो उनका वो अपना क्रिकेट जीते थे वो, तो वो ठीक है, गॉड गिफ्ट था या ह्यूमन गिफ्ट था, इट्स लाइक गिफ्ट। लेकिन बाहर क्या है उसका कोई एहसासा नहीं है। आज उसका बच्चा यहाँ पे ऊबर में जा रहा है और नवाज शरीफ के जो बच्चे हैं वो रेंज रोवर में घूम रहे हैं। तो फर्क देखें, आप फर्क देखें कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर उस फर्क को ये हमारी आवाम नहीं समझ सकती तो मैं कहता हूँ कि इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनका कुछ नहीं हो सकता और उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा सोच सकें। और वो लोग जो आज भी इमरान खान को लेट डाउन करना चाह रहे हैं या उनको अपना डीमोरलाइज करना चाह रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए आपको कि आपके लीडरों ने आपके साथ क्या किया। सिर्फ आपका मुंह भरा, जेबें भरी, आपको कहीं बंगला दे दिया, कहीं 1 करोड़ की जायदाद दे दी, तो इसमें आप खुश हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि बाहर से पाकिस्तान को नोचने वाले कितने, छोड़ दे जरदारी नवाज शरीफ कुछ भी नहीं है ये, लेकिन जो बाहर से नोचने वाले हैं, जो सबसे बड़ा आपका नेबर इंडिया बैठा हुआ है, वो आपको सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें ये करेंगे, हम ये करेंगे। उनकी कोई भी मूवी देख लें, सब में ये होता है कि पाकिस्तान को वो कभी मुर्दाबाद कह रहे होते हैं, कभी पाकिस्तान का झंडा लगाया होता है। अफगानिस्तान में वो जाके मूवियां बनाते हैं। जहां तक हो सकता है उन्होंने अपनी जाहिल अवाम को पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया है, सिर्फ जाहिल अवाम को, पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे मेरे दोस्त हैं हिंदू यहाँ पे, लेकिन उनमें और मुझ में कोई ऐसा नहीं है कि तुम पाकिस्तानी हो या तुम मुसलमान हो या मैं हिंदू हूं या मैं इंडिया से हूं। मैं कहता हूं कि देखो यार, दोस्ती रखनी है तो दोस्ती इस तरह की रखो कि तुम ना अपनी कंट्री के बारे में बात करो, ना मैं अपनी कंट्री के बारे में बात करूंगा। तुम सिर्फ उस बारे में बात करो जो तुम्हारा मुद्दा है। यानी काम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग काम यहाँ पे सब एक साथ मिलके करते हैं, तो हमें काम करना होता है तो हम लोग काम की बात जरूर करते हैं। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोगों को देखा जाए, उनके अंदर कोई भी तासुबाजी नहीं है, कोई भी थोड़ी सी भी नहीं है। वो कहते नहीं यार ये गलत हो रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर गलत कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी क्या है यार, एक चाय वाला, उसको क्या एजुकेशन होगी जिसके ऊपर अमेरिका बैन लगाया हुआ है कि वो नहीं जा सकता। तो आज वो प्राइम मिनिस्टर बन के जाके वो हाथ जोड़ रहे हैं। हम अल्लाह का शुक्र है हम किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ते, ये लोग वैसे ही हाथ जोड़ लेते हैं। ये हम लोग के अभी आगे हाथ जोड़ते हैं, दुनिया के भी आगे हाथ जोड़ते हैं। जनाब रफ़ी साहब, आपकी रहनुमाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से हमने आपसे सवाल पूछे और आपने बहुत अच्छे तरीके से उनके जवाब जो है वो हमारे नाजरीन तक पहुँचाए। और रफ़ी साहब, इसी तरीके से आपसे आज इजाज़त चाहेंगे और अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहेंगे, और इंशाअल्लाह कल इसी वक्त कुछ नए सवालात के साथ अपने नाजरीन की खिदमत में हाजिर होंगे। इसके साथ ही अपने मेहज़बान राजा नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।